नमस्कार, मैं आप सभी का शुभेच्छु मित्र गोपाल श्रीवास्तव आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, यदि लुट गई है दौलत तो कुछ गया नहीं है खास, मिले चाहे 100 विफलताएं पर रहना चाहिए आत्मविश्वास। राह में छूट गया जो साथ किसी का, मिलेंगे तुम्हें हजारों हाथ, पर यदि कहीं ख़त्म हो गया ये अनमोल स्वास्थ्य तुम्हारा, तो दोस्तों सब कुछ होकर भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा आपके पास। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम गुलदस्ता में हम स्वागत करेंगे चिकित्सा एवं साहित्य क्षेत्र की जानी मानी शख्सियत डॉक्टर संगीता झा जी का। नमस्ते मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। प्यारे दर्शकों, हमारी आज की जो अतिथि महोदया हैं, इनका परिचय और इनके द्वारा किए गए कार्यों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में अपने आज के गेस्ट एक्सपर्ट विशेषज्ञ के बारे में परिचय कराता हूं। हमारे जो आज की अतिथि हैं डॉक्टर संगीता झा जी, इनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा रायपुर से ही पूरी की और फिर इन्होंने MBBS किया और इसके बाद ये चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते हुए आज सफलतापूर्वक 31 वर्ष यानी कि 31 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और इन दौरान इन्होंने तमाम तरह के छोटे से लेकर के बड़े हर प्रकार के लोगों के साथ संपर्क साधा और तमाम तरह के अचीवमेंट को प्राप्त किया। मैं अपने दर्शकों को एक और अहम बात बताना चाहूँगा कि ये जितनी अच्छी डॉक्टर हैं, ये उतनी ही अच्छी एक साहित्यकार भी हैं। इन्होंने अब तक सैकड़ों ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिनका पब्लिकेशन के माध्यम से किताब में भी छपा है और अनेक प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में भी ये नियमित रूप से लिखती रहती हैं। तो ज़्यादा समय हम अपने दर्शकों को इंतज़ार नहीं कराएंगे और सीधा हम अपने आज के एक्सपर्ट के पास आपको ले चलते हैं। तो चलिए मैडम, आपका आज हमारे कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। मैडम, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर आज हम कुछ मेडिकल और साथ में लिटरेचर के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो मैडम, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें? जरूर। ठीक है मैडम। तो आज हमारा दर्शकों का पहला प्रश्न आपसे ये है मैडम कि आपका जन्म और शिक्षा दीक्षा रायपुर जैसे शहर में हुआ और जिस समय आपने मेडिकल के क्षेत्र में कदम रखा, उस समय मेडिकल के क्षेत्र में पुरुषों का एकाधिकार था और महिलाओं का वहाँ पर 9 के बराबर प्रेजेंटेशन था। लेकिन आपने किस प्रकार उन चुनौतियों का सामना किया और अपना एक अलग मुकाम बनाते हुए आज यहाँ पर हमारे साथ हैं? देखिए, माना जाता है गोपाल जी कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ठीक उसी तरह अगर एक बेटी या लड़की आगे बढ़ती है तो उसके साथ उसके बाबूजी, पिताजी या पापा होते हैं। तो मेरे पिताजी का मानना था कि लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है लड़कों की शिक्षा से। अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों का उद्धार कर देती है। वो मुझसे हमेशा कहते थे बचपन में, अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो क्या एक ऑटो वालों से शादी करोगी? नहीं। तुम्हारे भाई अगर नहीं पढ़ेंगे, मैं इन्हें ऑटो लेके दे दूँगा। तो ये बात मेरे दिल में इतनी घर कर गई कि मुझे अपना मुकाम बनाना है। तो यही कारण था कि घर में मेरे माता पिता दोनों शिक्षित थे। उन दिनों मेरी माँ हिंदी की लेक्चरर, बाबूजी MSc। तो घर का वातावरण ही ऐसा था और घर में इस तरह मुझे प्रोत्साहित किया गया कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बहुत खूब कहा आपने मैडम कि जब किसी के अंदर कोई लगन जागृत होता है तो वो उसे प्राप्त करने के लिए अनवरत रूप से प्रयासरत रहता है और कहा भी जाता है कि जिसे तुम चाहो पूरी कायनात उसे आपको देने में जुट जाती है। बहुत ही आपने एक सुंदर संदेश दिया मैडम हमारे समाज को। मैडम, इसी कड़ी से रिलेटेड हम आपसे दूसरा प्रश्न करेंगे कि हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन अगर यही बात की जाए तो दूसरे देशों में इसे सिर्फ एक प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है। इसके बारे में मैडम आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और हमारे महाग्रंथों में भी लिखा गया है, वैद्यो नारायण भव,
लेकिन जिस तरह पाश्चात्य सभ्यता हम में समाती जा रही है और डॉक्टर अब एक प्रोफेशन बन गया है, पीपल दे पे फॉर देयर डिसीज़, पे फॉर देयर ट्रीटमेंट, जो कि पाश्चात्य देशों में होता है। तो आजकल लोगों के दिल में अभी इस प्रोफेशन के लिए उतना आदर नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी आपको उस तबके के लोग मिलेंगे अगर आप उनसे अच्छे से बात करते हैं और बहुत ईमानदारी से उनकी सेवा और ट्रीटमेंट कहते हैं। वो मुसलमान हो तो कहते हैं हर दिन आपको नमाज में याद करते हैं, हिंदू होते हैं तो कहते हैं मेरी प्रार्थनाओं में हमेशा आप रहती हैं। तो जिस तरह हमारे जीवन का पाश्चात्य अनुकरण हो रहा है, तो अब हमारे यहाँ भी डॉक्टर को भगवान मानना लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है। इसके लिए कुछ हद तक हम ही जिम्मेदार हैं। सही कहा आपने मैडम कि जिस तरह से हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। ये चीज़ें आज के समय में हर जगह पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो हमारा मैडम अगला जो प्रश्न है इसी कड़ी से जुड़ता है कि चूँकि हमारे देश की जो आत्मा है, कहा जाता है कि वो गांव में बसती है, इसलिए हम पहले अपनी कुछ पुरातन चिकित्सा पद्धति की ओर रुख करेंगे। मैडम, देखा जाता था कि पहले के समय में यदि गांव घर में कोई बीमार होता था तो उस गांव के जो डॉक्टर, हकीम, वैद्य होते थे, वो रोगी का सिर्फ हाथ की नली, जीभ और आंख देखकर ही बीमारी को बता देते थे कि फलाना फलाना इसको बीमारी है, और उसका सफलतापूर्वक वो इलाज भी करते थे। लेकिन अगर आज का परिदृश्य देखा जाए तो आज छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी एक लंबा चौड़ा टेस्ट करवाया जाता है, जो काफ़ी महंगा और पीड़ादायक होता है। मैडम, क्या हमें अपनी पुरातन चिकित्सा पद्धति पे भरोसा नहीं रहा, या फिर हम आधुनिकता के दौर में अपनी पुरातन जो संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं? इस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? पुरातन पद्धतियों को हम भूलते नहीं जा रहे हैं। जैसे आपने कहा नाड़ी, तो मुझे अभी भी याद है हमारे दादाजी हमारी नाड़ी पकड़ते थे और कहते थे इसको बुखार है, कभी कहते थे इसका खून कम है। तो जब आपको बुखार होता है तो आपके दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट ज़्यादा धड़कता है, तो आपकी नाड़ी की गति बढ़ जाती है। या फिर कभी आपको सर्दी खांसी हुई तो नाड़ी की गति थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह पता, पर अभी जो हमारा जीवन है, जैसे हमने पहले प्रश्न में भी बात की कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, लोग गूगल में काफ़ी सर्च करते हैं और हर आदमी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो डायग्नोसिस की है वो सही है, आप कहीं चूक नहीं रहे हैं। जैसे आपने कहा आँखों को देखकर, आप आँखों को नीचे करिए, अगर वो थोड़ा सफ़ेद देख रहा है इसका मतलब आप में खून की कमी है। आप जीभ देखिए, अगर आपकी जीभ गुलाबी नहीं है मतलब आपके अंदर खून की कमी है। तो ऐसा तो अभी भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर आँख को थोड़ा नीचे किया, आँखें पीली हैं तो पता चल जाता है कि मरीज को पीलिया है। अगर धड़धड़ कर रहा है उसका दिल, तो उसको ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो हार्ट की धड़कन को बढ़ा देती है। लेकिन एज मैंने पहले भी बताया कि आज का जो ज़माना है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो आप मरीज को कैसे बताएंगे? तो आपको ईसीजी करना पड़ता है। फिर कई बार ईसीजी में भी आप चूक जाते हैं तो आप 2D इको करते हैं। फिर 2D इको में भी लगता है कि हार्ट में कोई कमी है तो फिर एंजियो करना पड़ता है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये आपकी मदद करने के लिए आए हैं, ना कि मरीज की जेब खाली करने के लिए। तो इस बात का ध्यान हर डॉक्टर को रखना है। जब कोई भी बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है, हर मेडिकल कॉलेज में एक लोगो लगा रहता है, सेवा साधना त्याग। तो इस लोगों को हमें नहीं भूलना है। तो आप देखिए एक नया ज़माना आ रहा है, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अभी भी नियमों को मानते हैं, जल्दी से किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, तर्क मांगते हैं। तो हम एक अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ लोग ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर हमारी जेब खाली करते हैं। और जैसे आपने बताया गांव में अभी भी वैद्य हैं। मैं एक आपको वाकया बताती हूँ। एक वैद्य जी थे, वो अपने शिष्यों को अपने साथ लेके जाते थे। तो एक पेशेंट या मरीज को देखने गए, मरीज को खांसी थी तो वो बहुत ज़ोर के चिल्लाए, तुमने मूँगफली क्यों खाई? तो शिष्य बड़ा आश्चर्य में आ गया, क्या वैद्य जी को जादू आता है? कैसे पता चला इन्हें मूँगफली खाई? निकल गए बाहर। उसने पूछा, गुरुजी आपको ये कैसे पता चला कि इसने मूँगफली खाई थी? तो बोला, तुमने देखा नहीं,
उसके बिस्तर के नीचे मूंगफली के छिलके पड़े थे। तो इस तरह आपको अपने दिमाग का दूसरे तरह से भी उपयोग करना पड़ता है। दूसरे दिन उन्होंने उसी शिष्य को कि अब तो तुम सीख गए हो, जाओ तुम एक मरीज को देख के आओ। जैसे ही शिष्य मरीज को देखने गया तो देखता है मरीज के बिस्तर के नीचे एक शेर की खाल पड़ी है। तो ये मूर्ख पूछता है शेर क्यों खाया? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग का और विद्या का दोनों को मिलाकर उपयोग करना है। बहुत खूब कहा आपने मैडम कि हमें अपने दिमाग और अपनी जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो अनुभव हैं, इनका हमें समायोजन करके ही किसी भी कार्य को करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया मैडम। मैडम, आजकल जो देखा जा रहा है कि आज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी के सभी किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी तकलीफ़ से सामना कर रहे हैं। चाहे वो छोटा बच्चा 2 साल का क्यों ना हो, उनके आँखों पर मोटे मोटे चश्मे लगाए जा रहे हैं, किसी को पाचन संबंधी समस्याएं हैं, किसी का इम्यूनिटी पावर एकदम शून्य के बराबर हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो है आज के परिदृश्य में हर जगह पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले की, तो ये चीज़ें नहीं के बराबर थी। आखिर ऐसा क्या कारण रहा है मैडम, या क्या हो रहा है जिसके कारण ये समस्याएं तेज़ी से अपना पैर पसारते जा रही है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने का कष्ट करें मैडम। देखिए, पुराने समय में हर माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती थी। तो जो माँ का पहला दूध होता है थोड़े दिनों तक, उसमें जो है उसमें सारे इम्यूनिटी के एजेंट होते हैं। आजकल बहुत जल्दी ही लड़कियाँ, क्योंकि वो काम करती रहती हैं तो उन्हें लगता है कि बाहर से हम फीड दे सकते हैं, तो शुरू से ही बच्चे की थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसके बाद आप हर घर में देखिए खाना क्या बनता है, बच्चों को पूछो क्या खाओगे, वो लोग क्या कहते हैं, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो ये सारी जो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें हैं और इनमें सब कुछ ऐसा मिला रहता है कि वो आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और एक परिवार एक सरकार की तरह होता है। जैसे सरकार की दीवारें मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही परिवार की दीवारें भी मजबूत होनी चाहिए। तो घर में शुरू से एक ऐसा वातावरण रहे कि माँ बच्चों को बचपन से समझाए, तुम्हें हरी सब्जियाँ खानी है, तुम्हें चावल खाना है, तुम्हें दाल खाना है। तो जो नेचुरल सोर्सेज रहते हैं उसकी एक कमी हो रही है, इससे कई बीमारियां होती हैं। और अभी भी मैं देखती हूँ हर घरों में बच्चा खाना नहीं खाता है, माँ उसके हाथ में एक सेलफोन पकड़ा देती है, वो देखता रहता है कार्टून चैनल और खाना खाता है। तो इतनी पास कोई भी चीज़ अगर आप अपने बच्चे के आँखों के लाएंगे तो बहुत जल्दी उसको चश्मा लग जाएगा। तो मैंने कहा ना, परिवार जो है एक सरकार की तरह है, तो परिवार की दीवारें मजबूत करनी है। माँ, अब जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के सारी चीज़ों का अमलगेशन हो जाता है और हम सबकी लॉन्गिविटी बढ़ गई है। मैं आज 61 साल पूरा कर चुकी हूँ, और अगर मैं अपनी माँ का सोचती हूँ तो 61 साल की उम्र में मेरी माँ बड़ी कमज़ोर थी। तो कहने का मतलब है हम लोग अब 80 साल तक जी रहे हैं, इसलिए बहुत सारी बीमारियाँ भी देख रहे हैं जो पहले हमें देखने में नहीं आती थी। अगर मैं अपनी दादी का ज़माना याद करूँ तो घर में चक्की में आटा पीसा जाता, चक्की यानी हाथ की चक्की। उसके बाद मेरी अम्मा का ज़माना आया, जब घर में गेहूँ आने लगा, गेहूँ को धोया जाता था, उसके बाद फिर उसे चक्की में भेजा जाता था। अब मेरा ज़माना आया जब मैं सीधे आटा ऑर्डर कर देती हूँ। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे तो गेहूँ पहचान भी नहीं पाएंगे। तो ये मेरा नहीं, सबका हाल है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो बदलाव आ गया है, ये सारी बीमारियों की जड़ है। आपने मैडम बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि हमारा जो परिवार है, हमारा परिवार ही हमारे स्वास्थ्य का, हमारे आगे के भविष्य का निर्माण करता है। बहुत ही आपने सुंदर मैसेज दिया मैडम। मैडम, इसी क्वेश्चन से रिलेट हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। अभी 2 साल 3 साल पहले संपूर्ण विश्व ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया था। उस दौरान अधिकांश लोगों ने प्राचीन समय के योग विद्या और घरेलू नुस्खों की तरफ अग्रसर हुए थे और बहुत हद तक उन्हें फ़ायदा भी देखने को मिला था। तो मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर समाज है, उन लोगों ने भी क्या इस नुस्खों का प्रयोग किया था
और क्या हमें इसकी ओर ध्यान और अधिक देने की ज़रूरत है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारे डॉक्टर ये मानते हैं कि एक्सरसाइज और व्यायाम और योगा शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे किसी पेशेंट को मधुमेह हुआ, डायबिटीज़, तो सबसे पहला चीज़ है उनको जो समझाता है डॉक्टर कि आप अपना डाइट कंट्रोल करिए, और दूसरा उसके बाद एक्सरसाइज करिए 45 मिनट्स, योगा कर सकते हैं। तो ये तो जीवन का बहुत अभिन्न अंग है, इसे हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। चूँकि कोरोना के टाइम पर सभी घर में बैठे हुए थे और ज़्यादातर सबको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे थे, तो उसके लिए इतनी सारी क्रियाएं सिखाई गई कि आप एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी नाक से निकालिए, ताकि आपके साइनस क्लियर हो जाएं। थोड़े देर सांस लेकर आप छाती में रखिए, ताकि छाती में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाए। चार्ली चैपलिन की डेथ 84 ईयर्स में हुई थी, तो उसने 4 संदेश दिए। एक, कि जिस दिन मैं नहीं हंसता वो सबसे ख़राब दिन है। दूसरा, जब मैं रोना चाहता हूँ तो मैं बारिश में चला जाता हूँ, ताकि कोई मेरे आंसू न देखे। तो कहने का मतलब आपको अपने दर्द थोड़े अपने तक रखने चाहिए। तीसरा, कुछ भी यहाँ एटर्नल नहीं है, सुख भी दुख भी। और चौथा, आपके 5 डॉक्टर हैं। एक सनशाइन यानी सूरज, दूसरा आपका खाना, तीसरा आपकी एक्सरसाइज, चौथा आपके दोस्त। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। और सेल्फ स्टीम, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप रोगों से भी दूर रह सकते हैं। जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, सो वो केयर हमें करना है। मैडम, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया हमारे समाज को कि हमारे 5 डॉक्टर हैं और हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम उन 5 डॉक्टरों के हमेशा निगरानी में रहें और अपना जीवन स्वस्थ और सुंदर बनावें। मैडम, हमारा जो अगला प्रश्न है वो आज के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए है। लोग बात करते हैं कि पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अंतर और भेदभाव देखा जाता है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। हम बात मेडिकल क्षेत्र की ही करते हैं। आज मेडिकल क्षेत्र में लेडीज डॉक्टर और जेंट्स डॉक्टर दोनों एक समान रूप में हैं। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में देखने को मिलता है कि जेंट्स समाज के जो अधिकांश पुरुष हैं वो लेडीज डॉक्टर से इलाज कराने में कतराते हैं, तो वहीं पर जो हमारी लेडीज समाज है उसकी अधिकतर महिलाएं पुरुष डॉक्टरों से इलाज करने में कतराती हैं। मैडम, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हमारे आप दर्शकों को बताना चाहें, और इससे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम इसे लोगों के बीच में समान भाव को ला सकते हैं? देखिए, ये तो पुरातन टाइम से चला आ रहा है कि लाज स्त्री का गहना है। तो अपने प्राइवेट अंगों को किसी भी पुरुष के सामने दिखाने में स्त्री हमेशा डरती है, और ये सदियों से चली आ रही बात है। हम हमेशा बराबरी की बात करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 2 बजे भी रात को आता है तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मेरी लड़की इकोनॉमिस्ट है, उसके बड़े पुरुष मित्र भी हैं, स्त्री मित्र भी हैं। लेकिन अगर उसे 12 बज जाता है तो मेरे पति मुझे बार बार बोलते हैं कि फ़ोन करो, वो कहाँ हैं। तो ये हमारे जहन में घुसी हुई बातें हैं, और इसके लिए बहुत हद तक हमारी शिक्षा भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखिए, सारे स्त्री रोग विशेषज्ञ पुरुष हैं, और महिलाएं उनके पास जाती हैं क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल, उनका सेट ऑफ माइंड, तो इन सब के लिए जो बहुत ज़रूरी है स्त्री का पढ़ना। और पुरुष घर में माँ को अपनी लड़कियों से ज़्यादा अपने लड़के को शिक्षा देने की ज़रूरत है कि हर स्त्री का तुम सम्मान करोगे। जब ऐसा समाज आ जाएगा, जब लोगों के दिलों में ये बातें भर जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कभी ये। और फिर भी एक, जैसे मैंने बताया ना, लाज स्त्री का गहना है, तो लोग थोड़ा सा हिचकते हैं। वैसे ही पुरुष का है। कल मेरे पास मेरे एक पड़ोसी आए, उनको शायद हर्निया की तकलीफ़ थी, तो मैंने खुद कहा, मैं एक सर्जन भी हूँ, आप हॉस्पिटल में आ जाना और मैं एक मेल डॉक्टर को दिखा दूँगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर बहुत अंदर तक घुसी हुई हैं।
तो इनका निकलने में समय लगेगा, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार भी हो चुका है। मैं देखती हूँ अभी ब्रेस्ट की गठान दिखाने के लिए लोग, लड़कियां जो हैं वो पुरुष डॉक्टरों के पास जाती हैं और कंफर्टेबल भी रहती हैं। सही कहा आपने मैडम कि हमारे समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और कोई भी चीज़ तुरंत नहीं बदल सकता है, इसमें समय मांगता है कि निर्माण में समय लगता है, ये प्रकृति का नियम है। और हमारा समाज तभी जाकर एक सही प्लेटफॉर्म पर आ सकेगा जब वो सही रूप से शिक्षित और सही रूप से हर चीज़ों को समझने लगेगा। मैडम, हम वर्तमान परिदृश्य से ही रिलेटेड एक और प्रश्न आपसे करते हैं कि जिस तरह से हम आधुनिक होते जा रहे हैं, हमारे पास तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, मेडिकल क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोई भी क्षेत्र हो, हम नित्य नए परचम लहरा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो बीमारियां हैं वो भी हाईटेक होती जा रही हैं, जैसा कि आपने पहले भी बताया था मैडम। तो मैडम, इन बीमारियों का इलाज और इनके जो दवाएं हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं और काफ़ी कष्टदायक भी होते हैं। इनके जगह पर हमारी सरकार ने जेनेरिक मेडिसिन का विकल्प लोगों को दिया है। मैडम, ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है और क्या वाकई में ये कारगर है? हमारे दर्शकों को आप बताने का कष्ट करें। जेनेरिक मेडिसिन सचमुच में बहुत कारगर है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ज़माना है, और जो भी दूसरी कंपनियों की दवाइयाँ होती हैं वो बहुत सारे टेस्ट से होकर गुजरती हैं, उनके अंदर कौन से कंपाउंड हैं इस सब का डॉक्टर को भी पता रहता है। तो कई बार जेनरिक मेडिसिन लिखने में वो भी हिचकता है। तो जो उसके कंपाउंड हैं उसका क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, हमारे यहाँ करप्शन इतना ज़्यादा है, क्योंकि एक जो मेडिसिन है बहुत सारी चीज़ों से बनती है, उसके बहुत सारे लेवल हैं, तो एक भी लेवल अगर गड़बड़ हुआ तो वो मेडिसिन कारगर नहीं होगी। मेरे पति नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि मेरे को श्योर शॉट होना चाहिए कि मैं जिस मरीज को जो मेडिसिन लिख रहा हूँ वो काम करेगी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जेनरिक मेडिसिन में उतने एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, उतनी ज़्यादा लोगों में वो यूज़ नहीं हुई होती हैं, तो नुकसान हो सकता है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन अगर सही तरीके से बने और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मालूम हो, FDA अप्रूव्ड हो, तो मैं नहीं सोचती उसमें कोई मुश्किल है। और स्पेशली वहाँ पर जहाँ आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन हम एक दूसरे तरह के पेशेंट देखते हैं। मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ तो पेशेंट कहता है अच्छी से अच्छी मेडिसिन लिखो, अच्छी से अच्छी मेडिसिन लिखो, ऊंचे से ऊंची दवाई लिखो। तो जो आदमी का माइंडसेट है ये भी तो ठीक होना चाहिए। सही कहा आपने मैडम कि लोगों का जो मेंटल लेवल है वो सही जगह पर होना चाहिए और लोगों में ये बात की समझ आनी चाहिए कि जेनरिक मेडिसिन क्या है और उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, और इसमें अभी भी सुधार की ज़रूरत है। इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ। मैडम, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हम आपसे चिकित्सा से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि मैडम, चूँकि आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है और इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे मेडिकल क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है और भविष्य में ये किस रूप में देखा जा सकता है, इसके बारे में आप हमें संक्षेप में बताने का कष्ट करें। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल मेडिसिन के क्षेत्र में नहीं, हर जगह एक ये ह्यूमन ब्रेन का रिप्लेसमेंट है। तो बिल्कुल एक ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ बनी है, जैसे आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो कुछ चीज़ें जो मानव से छूट जाती हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप पकड़ सकते हैं। अब जैसे अणुशक्ति है, अणुशक्ति आपके लिए एक बिजली का जरिया हो सकती है जो आपको बहुत महत्व करती है, लेकिन दूसरी तरफ से आपने अणुशक्ति के ही हिरोशिमा और नागासाकी भी देखे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सही तरीके से यूज़ की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। क्योंकि आजकल जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है उसमें डॉक्टर रोबोट को सिखा देते हैं तुमको कैसे करना है, लेकिन अगर रोबोट भटक गया, उसने आपके दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आजकल इतनी छोटी छोटी हियरिंग एड बन रही हैं जो बाहर से पता ही नहीं चलता है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके, तो ये बहुत ही उपयोगी है, लेकिन
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये नुकसान न पहुंचाने पाए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने अब तक हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया मैडम। तो मैडम, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हम अपने दर्शकों से भी ये अपील कर रहे हैं कि चूँकि अभी हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी कि मतदान का पर्व चल रहा है, तो हमारे जितने भी जनता जनार्दन हैं, हमारे जो देश में कहीं भी रह रहे हैं, वो चाहे मजदूर लोग हों या बड़े बड़े कॉरपोरेटर हों या कोई भी व्यक्ति हों, वो अपने मत के अधिकार को पहचानें और जिस दिन मतदान है वो अपने नज़दीकी बूथों पर जाकर वोट डालने का जरूर कष्ट करें, ताकि हम एक समृद्ध और स्वस्थ लोकतंत्र को बचाए रखने में कामयाब हो सकें और इसका परिचय सिर्फ अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी दिखा सके कि हमारे देश के मतदाता कितने जागरूक हैं और वो अपने वोट के अधिकार को किस रूप में देखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आप सभी लोग अपने आसपास स्वस्थ साफ सफाई बनाए रखें और साथ में लोगों को हंसते हंसाते रहें। मैडम, आपने आज अपना जो बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम अपने जनता जनार्दन से भी आग्रह करते हैं कि वो अपनी शक्ति को पहचानें और वोट डालें। तब तक आप अपने मित्र को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में। नमस्कार।